नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पलक्सिस के फाउंडर जितेंद्र कुमार जी से। तो जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो जीत जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पलक्सिस का क्या कंसेप्ट है और ये लोगों को कैसे सर्व करता है। पलक्सिस का कॉन्सेप्ट है, पलक्सिस एक टेक कंपनी है, ठीक है, और पलक्सिस लोगों को सर्व कर रही है उनको उनके बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करने के लिए। अगर उनकी बिजनेस ऑफलाइन है, बहुत अच्छी कर रही है और डिजिटली में वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, तो उनको हम लोग पुश कर सकते हैं डिजिटली ब्रांडिंग करने के लिए। किस प्रकार से आप उनको डिजिटली पुश करते हैं, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। डिजिटली पुश करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर किसी की भी आप एग्जांपल लेते हो ऐसे, तो वो उनको ऑनलाइन पे लाइक गूगल पे सर्च करने पे उनकी बिजनेस आनी चाहिए, या फिर फेसबुक पे सर्च करने पे उनकी बिजनेस आनी चाहिए, या वो इंस्टाग्राम हो, इवन लिंक्डइन हो, और जहाँ पे भी ऑनलाइन में जो भी मीडियम है, जो भी सोशल मीडियम है, ठीक है, वहाँ पे अगर उनको अपने प्रेजेंस अच्छे बनानी है और कोई भी अगर उनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जो वो बिज़नेस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई जानकारी सर्च करनी चाहती है, तो उनकी बिज़नेस वहाँ पे अपेयर होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग उनको सर्व करते हैं उसके इस तरीके से। किस प्रकार से, क्या यूनिकनेस है पलक्सिस की, कैसे ये एक अलग स्टैंड बना रहा है मार्केट में? यूनिकनेस की अगर हम बात करें तो हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि अगर किसी भी वेबसाइट्स का हैक होता है, ठीक है, तो उनका रूट कॉज पता करने में कुछ समय चले जाते हैं डेवलपर्स को। तो वो जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज अगर वो हमारे साथ या फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उस पर आकर टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो रूट कॉज पता चलेगा, ठीक है, ताकि और भी जो चीज़ें उस वायरस के कारण इन्फेक्ट होने वाली थी या फिर उनके जो सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड हो सकते थे वो बच जाएंगे। तो ये यूनिकनेस के साथ में हम लोग झारखंड में प्रेजेंट हैं। पलक्सिस नाम काफ़ी यूनिक है। पहले ये नाम बिजनेस प्लगइन था, तो बिजनेस प्लगइन से ये किस प्रकार से पलक्सिस हुआ, इसके पीछे का थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिजनेस प्लगइन ऐसा हम लोगों ने इसलिए सोचा था कि जो भी बिजनेस है, क्योंकि ये हम लोगों का पलक्सिस B2B के सर्व करने के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, तो बिजनेस कोई भी है तो उनको प्लग इन मतलब उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर इस का कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ से हम लोगों ने रखा था कि आप बिजनेस प्लग इन एक बिजनेस के लिए एक प्लग इन जो उनको आगे मूव करने में हेल्प करेंगे। आप IT कर रहे थे, IT की डिग्री ले रहे थे। IT की डिग्री लेते वक्त उस समय टेक्नोलॉजी से लोग बहुत ज़्यादा मतलब यूज्ड टू नहीं थे, तो तब आपको क्या ऐसी गैप महसूस हुई और किस तरीके से आपने उस गैप को फिल करने का सोचा अपने स्टार्टअप के माध्यम से? देखिए, जब हम IT की डिग्री ले रहे थे तो उस समय ईयर थी 2009 जब हमने एडमिशन लिया था, ठीक है, तो 2009 से 2013 इन बिटवीन 2011 में हमको एक गैप पता चला, जब कॉलेज वाले ने डिमांड किया कि अब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सबमिट करनी है। तो प्रोजेक्ट जो हम लोगों को बनानी थी, जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़ाया था उसके ऊपर, तो वहाँ पे जो हमारे जो भी कलीग्स थे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स थे, वो सारे लोगों में एक चीज़ आ गई थी, क्या कि वो टीचर से परचेस करेंगे सॉफ्टवेयर को या फिर प्रोजेक्ट को और उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, बट हमारे अंदर एक चीज़ बोल सकते ये आ गई कि नहीं, हम लोग खुद बनाकर डेवलप करेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं पे अगर अटकेंगे तो सर लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ का जो गैप था कि लोग जाते हैं परचेस करके सबमिट कर दे रहे थे, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि ये गैप हम लोग अपने तरीके से फिल करेंगे। तो किस प्रकार से आपने उस गैप को फिल किया अपने स्टार्टअप के माध्यम से? हाँ जी, ये तो हमें समझ में आया कि टीचर्स प्रोजेक्ट्स बेच रहे थे स्टूडेंट्स को, और आपको लगा कि क्यों खरीदे टीचर्स एग्जैक्टली पढ़ाई करने का क्या फायदा। तो किस तरीके से, मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की जिससे कि आपको लगा कि पलक्सिस जैसे स्टार्टअप के माध्यम से किसी सोल्यूशन को लाने की आवश्यकता है? उस समय में हो क्या रहा था, जैसे जो लोग परचेस कर करके सबमिट कर रहे थे, तो सबमिट करने के दरमियान में क्या था परेशानी कि वो उनको सर्टिफिकेट भी मिल गई, ठीक है,
कॉलेज से ही, टीचर से ही, ठीक है, और प्रोजेक्ट भी मिल गए टीचर से ही। अब हम लोगों के पास में था, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको हटा करके कि उनको हम लोगों से काम चाहिए था या फिर हम लोग काम करके देना था, हम लोगों को प्रोजेक्ट बना करके एक्चुअली देना था उनको लोग, ठीक है। तो वो जो गैप में जैसे पहले चल रहा था एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर पहले बनते थे, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते थे, सिर्फ वेब बेस्ड नहीं होते थे, क्लाउड पे नहीं होते थे अवेलेबल, क्योंकि उतनी ज़्यादा इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी उस समय में। तो उस एप्लीकेशंस को हम लोग क्लाउड बेस्ड बना करके लोगों तक पहुंचने के लिए कि एक थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा, और जब भी चाहें लोग, जैसे सीडी में कोई सॉफ्टवेयर जा करके सबमिट कर रहे हैं तो वो जा करके एक लिंक सबमिट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में किए थे। पास आउट होने के बाद आप मुंबई गए, वहाँ के मार्केट में आपने ऐसी क्या डिफरेंस ऑब्जर्व की वहाँ की मार्केट में कि वहाँ क्या ज़रूरत है वर्सेस हम क्या एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हैं, मार्केट की क्या डिमांड है और हम एज अ स्टार्टअप क्या एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हैं? देखिए, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सीखने के लिए मिली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री, हुआ क्या कि जैसे यहाँ से हम लोग इंटर्नशिप एज ए सिलेक्शंस हुई हमारी सीमेंस में, एक बड़ी मेट्रो सिटी की एक बड़ी सी कंपनी बोल सकते हैं आप। तो वहाँ पे जो काम होते थे वो बहुत अच्छे से बोल सकते हो आपके इंडिया लेवल पे काम हो रहे हैं। और वहाँ पे रांची या फिर झारखंड की बात अगर हम लोग करें तो झारखंड में वैसी चीज़ें की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जाकर ऑलमोस्ट हम 6 महीने वहाँ पे रहे, ठीक है, और अच्छे से बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ क्या होती है या फिर मार्केट का डिमांड क्या है, ये समझ में आया। और हम लोग रांची में उस चीज़ का गैप हमको 2011 में पता चल चुका था कि हाँ ये गैप है, तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए भी हमको वहाँ से बहुत अच्छी इनपुट मिल गई कि हाँ इस चीज़ को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। क्या इनपुट मिला? क्या इनपुट मिला, जिसमें जैसे आपको जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे थे 2011 में, वो एक बेसिक्स था, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद पता चला इसके एडवांस वर्जन में हम और भी अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वहाँ से हमारे को इनपुट्स मिले। तो मुंबई जाने के बाद रांची वापसी कैसे हुई और क्यों हुई? इसके पीछे एक छोटा सा बोल सकते हैं जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक स्टोरी है। लाइक उनके आफ्टर 6 मंथ उनको था कि 3 ईयर्स की आपको यहाँ पे एक साइन करनी पड़ेगी बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड साइन करके 3 ईयर्स के लिए किसी कंपनी में मतलब नहीं लगा, इच्छा नहीं हुई, हाँ बंधे रहना, इच्छा भी नहीं हो रही थी, लगा नहीं। हम बोले चलो कोई नहीं, निकलते हैं, जितना सीखना था हमने सीख लिया है। उड़ान बड़ी भरनी थी तो पिंजड़े में कैद रहने का मन नहीं किया। एग्जैक्टली बोल सकते हैं। तो इसलिए फिर वहाँ से हमने रिटर्न रांची आ गई। फिर कैसे रांची आए, तो कैसे वो स्टार्ट हुआ फिर आपका आगे जाके? रांची जब हम 2014 एंड के आसपास जब रांची पहुंच गए थे, तभी हमारा एक कंपनी हम यहाँ रांची में ज्वाइन किए थे, बेंगलोर की कंपनी थी। उस समय रांची में जो गवर्नमेंट थे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया करके यहीं पे नामकुम में ओपन किया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो आकर के स्टे कर रही थी, ठीक है। और उस समय शुरुआत था तो बेंगलोर की भी बहुत सारी कंपनीज थी, उसमें एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, बेंगलोर की वो कंपनी थी। रांची में ही? हाँ रांची में ही, ओके। जहाँ पे अपने को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मुझे 5 साल की बॉन्ड साइन करनी है या 2 साल की बॉन्ड साइन करनी है। वो ऐसा था कि नोटिस पीरियड सर्व करो और आप निकल सकते हो। ओके, वेरी गुड। आगे? ठीक है। तो हम फिर वहाँ पे ज्वाइन किए। तो वहाँ पे जैसे हम सीमेंस में जावा का बहुत अच्छा इनपुट्स हमारे पास आ चुकी थी, उसी तरीके से जीफियास के साथ में उस कंपनी में क्या हुआ कि हमारे पास PHP की, रिएक्ट की, JS की, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट एक फुल स्टैक के लिए जो ज़रूरत होती है वो सारे मुझे जीफियास ने दे दिया। तो ये आपके स्टार्टअप की तरफ कैसे मोड़ ले गया? आपका रांची आना, आपका फिर बैंगलोर की एक MNC को ज्वाइन करना, इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज होना, कुल मिलाकर आपकी स्टार्टअप की तरफ कैसे मोड़ ले गया? कुल मिलाकर के अब बोल सकते हैं उनकी कृपा ऐसी थी कि चलो सारी जानकारी पहले भर देते हैं, फिर जैसी जैसी गैप मिलेंगे उसको फिल करते चलेंगे, इसलिए स्टार्टअप की तरफ मूव किए। उसके तुरंत में स्टार्टअप मूव नहीं हुआ। स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था 2018 आसपास। थोड़ा सा ब्रीफ। हाँ, 2018 के आसपास हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था। उससे पहले जब जीफियास हम जब एंड किए थे तो कोलकाता मूव किए थे। वहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में बाहर की क्लाइंट जैसे बोल सकते हैं, ओवरसीज़ की जो भी क्लाइंट्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उनकी क्या डिमांड होती है मार्केट्स से या फिर इंडिया से
ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। तो वो डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सब सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद जब रिटर्न हम 2017 इंड में आए थे रांची, उसके बाद हमने स्टार्टअप्स की तरफ मूव किया था कदम अपने कि हाँ चलो एक बैकएंड हमारे पास रेडी है, हम अपने आप को उस जगह पे देख पा रहे थे कि अगर कोई काम आता है तो अकेले सिंगल हैंड भी हम उसको कर सकते हैं, उसके लिए टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो हमने इसको स्टार्ट करने के लिए सोचा था। प्रोग्रामिंग एंड आईटी के फील्ड में आपने कैसे और कब खुद पे कमांड डेवलप की, एंड क्या उस समय कहीं ये सोच प्रेरित कर रही थी कि खुद के लिए कुछ मतलब करना है? एग्जैक्टली वो 2011 में आ गई थी कि हमको करना तो खुद के लिए ही है कुछ भी, ठीक है। पहले तो सीखना है, सीखने के बाद ही जब भी कर सकते हो, बिना सीखे हुए अगर आप कदम आगे बढ़ाते हो तो गिरना तय है ना। तो उसको लेकर हम लोगों ने ये रखा हुआ था। मतलब कैसे आपने कमांड बनाई अपनी प्रोग्रामिंग पे, अपनी आईटी फील्ड पे, इस सोच को प्रेरित करते हुए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए कैसे में अगर आप पूछेंगे तो उसमें से बहुत सारी कंपनीज ने हेल्प किया बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया जो सीमेंस है, जिफियास है, कोलकाता में एक स्मार्ट सॉल्यूशंस थी, ठीक है। तो बहुत सारे हाँ जॉब करते के दौरान हम जो सीखते जा रहे थे उसे हम ऐसा नहीं था कि चलो एक सीखा दूसरे हटा दिया, ऐसा नहीं चल रहा था हमारे साथ में। हम उसे कलेक्ट करते चल रहे थे कि हाँ ये, क्योंकि आगे अपने को करना यही था। जॉब छोड़ने के बाद कहीं एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी किसी स्टेज पे आपने जाकर फेस करी, जो कहीं आपको एक बैक स्टेपिंग स्टोन की जगह जैसे फील हुआ? हाँ कह सकते हैं। जब 2017 में हमने जॉब छोड़ा, उसके बाद जब रांची रिटर्न आए, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो उस समय लग रहा था कि पता नहीं फिर से जॉब कर लेना चाहिए या फिर जो स्टार्ट करने की सोच रहे उसमें थोड़ा सा मूव करते। तो हमने मार्केट में उतरने का फैसला लिया कि खुद ही एक बार मार्केट विजिट्स करेंगे, चलो देखते कि मार्केट का डिमांड क्या है ना। तो पहले खुद से ही कुछ पर्सनल टच से जो स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर बोल सकते हैं आप कुछ पॉलिटिशियंस भी थे जिनके पास में पर्सनल टच पे गया, उनसे मिल कर के उनको अगर ऐसी ज़रूरत है तो वो मुझे बोल सकते हैं, मैं उनको उस लेवल का काम करके दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एमएनसीज की एक्सपीरियंस थी। तो हम अपने एक्सपीरियंस के दम पे उनको इस तरीके का बोल सकते हैं। हमने जैसा कि आपकी जर्नी के बारे में जाना है, स्कूल्स और कॉलेजेस को 2017 में, जैसा कि अभी आपने चर्चा करी, ईयर मैं बता रही हूँ, स्कूल्स और कॉलेजेस को 2017 में कई तरह की सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो सॉफ्टवेयर्स आप उनको बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर पा रहे थे। हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपकी स्टार्टअप की शुरुआत कब हुई और उन स्कूल्स और कॉलेजेस के कस्टमाइज नीड ऑफ सॉफ्टवेयर्स को आप किस तरीके से फुलफिल कर पा रहे थे? देखिए उस समय क्या था ना कि टेक जो था मार्केट, पूरा इंडिया के लिए अगर बात करो तो टेक जो था ट्रेंड पे था, ठीक है। और हमारी रांची जो थी उस समय थोड़ी सी पीछे चल रही थी, टेक को नहीं कदम से कदम मिला नहीं पा रही थी। हमारे जो भी बिजनेसेस रांची में चल रहे थे उसमें, जिसका खामियाजा स्कूल्स और कॉलेजेस भी भुगत रहे और तब उनको आप मिले। हाँ उस समय एक पर्सनल टच के थ्रू मैंने उनसे बात की थी और जाकर के मिला था, तब उनको ज़रूरत पता चला कि उन्हें एक एडमिशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करना अब मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उन्हें स्टूडेंट को मैनेजमेंट करने के लिए भी सिस्टम चाहिए, उन्हें अटेंडेंस के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो इस तरीके से जब उनकी डिमांड्स आने लगी तो लगा कि मार्केट पूरा ओपन है, बड़ा है और पूरा ओपन है, जो कि अभी तक बोल सकते रॉ पड़ा हुआ है, जिन पे किसी ने काम ही नहीं किया है। उस समय झारखंड भी, जो अभी झारखंड का आईटी सॉल्यूशंस है, जैप आईटी जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उस समय वो भी स्टार्ट कर रहे थे। हाँ तो उनके पास भी बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं, उन गवर्नमेंट काम में वो ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टेक पे लेकर के आना था उनको, ठीक है। तो ये सब जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे वो सब पीछे छूट रहे थे। उसमें एक बोल सकते हो हमको बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिखा, जिसमें हम लोग कूद गए। ओके, आपने अपने स्टार्टअप के लिए हायरिंग कब शुरुआत करी? हायरिंग हमने शुरुआत की 2018 एंड से। और किस प्रकार से ये चला? हाँ हायरिंग का भी एक अच्छा सा स्टोरी है बोल सकते हैं, जिसमें हुआ क्या कि जब हायरिंग कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो हायरिंग सडन हम लोग करके उनको सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि उतनी हमारे पास में पहले से फंड नहीं थे रेज, ठीक है, सॉरी।
तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग जो कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को हायर करना शुरू किया। यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उसको जो भी मास्टर्स थे या जो भी बीटेक होल्डर्स थे सारे को हम लोगों ने क्या किया कि हायर शुरू किया। हायरिंग में हम लोग जैसे शुरुआत में हम इंटर्नशिप कहीं करते थे तो सैलरी नहीं मिलती थी या फिर सैलरी कम मिलती थी, तो उनके होम टाउन में उनको इंटर्नशिप उस लेवल का करवाने के लिए हम लोग उनको सैलरी नहीं रख रहे थे, ठीक है। बट इंटर्नशिप हम लोग उन्हीं लेवल का कराना था, क्योंकि खुद से कहते हैं ना कि अगर एक दिया मतलब उनको ट्रेनिंग बदले में दे रहे थे और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे रहे थे और उससे उनकी खुद की जो एबिलिटी थी वो बढ़ते जा रही थी। मतलब वो खुद भी प्रोजेक्ट हैंडल करने लायक अभी हो गया। अभी ऐसे हैं कि वो सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ऐसा हो गया है। उस समय से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अब ये सब करने लग गए। आपके टारगेट ऑडियंस और क्लाइंट्स कौन कौन है जिनको आप सर्व करते हैं? एवरी बिजनेसमैन। ओके, जैसे कि थोड़ा और। हाँ, एवरी बिजनेसमैन बोल सकते हैं, जिसमें कि जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ज्वेलरी शॉप हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, एवरी वन में से आप बोल सकते हो। चार पांच क्लाइंट हमारे पास सारे बिजनेसेस से एडेड हैं, तो सब हैं। मतलब जो भी एक बिजनेस या व्यापार रन कर रहा है आज के डेट में उसको कहीं ना कहीं टेक सेवी या डिजिटलाइजेशन की जरूरत 100% पड़ रही है। तो आपके माध्यम से भी वो अपनी हेल्प कर सकता है। एग्जैक्टली। जीत, हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप में कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? ऑलमोस्ट 20 to 25 लोग जो हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे 20 ऑलमोस्ट तो इन हाउस हैं, ठीक है, और बाकी 5-7 लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ रांची से हैं, कुछ बाहर से भी हैं। इस तरीके से सब लोग डायरेक्टली, ज़्यादातर सैलरीड ही हैं। आउटसोर्सिंग करने के लिए भी आपने 5-6 कंपनियां जोड़ रखी हैं, कृपया कर इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। देखिए, 5-6 कंपनी जैसे डिमांड्स आते हैं या फिर अभी भी आते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनके पास अपनी खुद की अगर टीम नहीं होती हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास अगर किसी ने काम बोल दिया तो काम वो दूसरे जगह से करवा करके अपने नाम से सेल करते हैं, ठीक है। तो उसी को आउटसोर्स बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत रांची की भी 2-3 कंपनीज है जो हमारे साथ में आउटसोर्स कर रही है, और राजस्थान से 1-2 कंपनीज है जो हमारे साथ आउटसोर्स कर रही है अभी। मतलब जो उस फील्ड में आपको हेल्प कर सकती हैं, नाम आपका जाएगा, काम आपके बदले वो कंपनीज कर दे रही हैं? नहीं, काम हम लोग कर दे रहे हैं, नाम उनका जा रहा है। अच्छा, तो आउटसोर्सिंग आपने इस तरीके से रख रखा है कि काम आप कर रहे हो और नाम उनका जा रहा है? हाँ, नाम उनका जा। हम लोग एसोसिएटेड हैं उनके साथ में, उनके वेब पेज पे अवेलेबल है कि वी आर एसोसिएटेड पार्टनर ऑफ पलक्सिस, इस तरीके से। जीत, आपके साथ जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है उनके? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, देखिए, कुछ लोग जो हैं जो सैलरीड हैं, कुछ ऐसे को फाउंडर्स हैं जिनके साथ में परसेंटेज के साथ चल रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टेक्स के साथ में चल रहे हैं। बस इसी तरीके से। मतलब आपके क्लाइंट्स हो, शेयर होल्डर्स हो, आपके स्टेक होल्डर्स हो, आपके आपके एम्प्लॉइज हो, सभी के साथ? हाँ, सभी के डिफरेंट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स हैं। आपसे जानना चाहेंगे। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो सैलरीड हैं, ठीक है। जो हमारे पार्टनर्स है वो स्टेक्स पे हैं, ठीक है। और जो स्टेक्स पे है मतलब लाइक कोई 10% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, कोई 20% का कर रहे हैं, कोई 5% का कर रहे हैं, एक 3% का भी कर रहे हैं। इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर अभी आपने झारखंड में डेवलप किया है, जो जिस पे अभी किसी ने काम नहीं किया है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताया, और किस तरह से ये एक यूनिक स्टैंड आपके लिए क्रिएट कर रहा है मार्केट प्लेस में? देखिए, मार्केट में अभी जितना ज़रूरत लोगों को एक बैनर का नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत एक व्हाट्सएप मार्केटिंग का है। क्योंकि अगर अभी का इंडियन मार्केट आप देखोगे पॉपुलेशन के हिसाब से तो 1.30 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। जिसमें से आपका ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोग जो हैं वो व्हाट्सअप और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे में 15% का सबसे हाई परसेंट लेकर के बैठा हुआ है जो है व्हाट्सअप, जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। तो व्हाट्सअप एक ऐसा मार्केट अभी लेकर के मार्केट में आया हुआ है कि अगर किसी को कुछ भी तरह का पब्लिशिंग या मार्केट तक पहुंचना है उनको, तो वो व्हाट्सअप मार्केटिंग पे आ जाते हैं। इवन एवरी कंपनीज आप देखोगे, रिलायंस का सेंट्रो देखो, ट्रेंड्स देखो, या फिर जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी, सब आप एक छोटी सी चीज़ परचेस करने जाओ, आपको दूसरे समय में जैसे बिलिंग कंप्लीट हुई आपके पास मैसेज आ जाती है, थैंक यू फॉर परचेसिंग विथ अस, है ना। तो ये चीज़ें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं,
बट छोटे कंपनीज उस चीज़ को नहीं ले पा रहे क्योंकि उसकी कॉस्टिंग हाई है। जो बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं जो सर्विसेज, उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है। जो छोटे कंपनीज जो हमारे पास या छोटे बिजनेसमैन हैं उसको नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आपने रिसेंटली डेवलप करा, तो क्या कंसेप्ट रहा इसको डेवलप करने के पीछे? व्हाट्सएप एपीआई, व्हाट्सएप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए, व्हाट्सएप एपीआई पीछे यही था कि जो बड़ी कंपनीज डेवलप कर रखी है इंडिया में, ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने डेवलप कर रखी है। झारखंड में हम लोगों ने फर्स्ट किया कि उनकी जो प्राइसिंग है वो मैच नहीं कर पाते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे से अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग उनको कम कॉस्ट में अवेलेबल करवा रहे हैं। व्हाट्सएप एपीआई। हाँ, व्हाट्सएप एपीआई। जीत, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप को रन करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन मॉडल आपका क्या रहता है? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हम लोगों का सर्विस बेस्ड है। अगर हमने आपको कुछ सर्विस दिया है तो आप उस सर्विस के बदले हमें पे करते हो। वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, वो सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड्स हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होती है। कैसे आपको पता चला कि यूज सॉफ्टवेयर्स को लेकर लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं, और इसको आपने अपने स्टार्टअप के माध्यम से कैसे सॉल्व किया? देखिए, यूज सॉफ्टवेयर्स की दिक्कतों को। हाँ, इसमें हुआ क्या ना कि जैसे हमारे जो सेल्स पर्सन मार्केट में जाते हैं, तो उस समय जब वो अपनी पिच को रखते हैं सामने क्लाइंट के पास में, तो क्लाइंट के पास भी अगर वो उसी तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करे तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो नोट डाउन करके ऑफिस आते हैं, और उनको डेटा एनालाइज करने के लिए हमारे पास टीम है। तो वो डेटा विजुअलाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो अभी जो हमारे सेल्स पर्सन है वो अटक रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन पे फिर आफ्टर डाटा विजुअलाइजेशन हम लोग काम करते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इनिशियल स्टेज में, या आप अभी भी फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को रन कराने को लेकर? इनिशियल फेज में हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप नए थे। ठीक है, अब जब आप नए होते हो और मार्केट में आपको कोई जान नहीं हो रहा होता है, तो एक स्टार्ट करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था, आप जियो वाली चीज़ें देखे होंगी कि जियो ने क्या किया था जब मार्केट में आ रहा था, तो वो क्या किया कि अपने साथ में एक 1 ईयर सर्विस फ्री के साथ में इंटरनेट सर्विस फ्री लेकर के आ गया था। तो हम लोग कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे शुरुआत में, हमारे खर्च कम थे क्योंकि हमने इंटर्न्स हायर कर रखे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्विस वेस्ट जो भी हमारे पास है, जो अगर हमारे सर्विस लेते हैं तो सर्विस का जो एक्चुअल कॉस्ट आती है सर्विस वाली, वो हम लोगों ने पूरा फ्री छोड़ दिया था कि 1 साल 1 ईयर तक आप यूज करो, जैसे जियो ने आदत लगा। हाँ, जियो ने जैसे आदत लगे, हम लोगों ने भी उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो किया कि 1 साल आप यूज करो, आपको अगर अच्छी नहीं लगती है नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू मत करना, अगर अच्छी लगती है तो कंटिन्यू करना। तो लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट कराने का ये एक बड़ा सरल तरीका आपने ढूंढा। हाँ, ओके। अजीत, और भी कंपनीज मार्केट में रन कर रही हैं, तो आपकी पलक्सिस कैसे यूनिक है उन सब से, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उन सब से यूनिक हम इस बात पे बोल सकते हैं कि अभी जो भी मार्केट में एजेंसीज या जो भी कंपनीज आईटी से रिलेटेड रन कर रही है, उनके पास में और हमारे बीच में यही अंतर है कि हमने पहले, देखो होता क्या है कि कोई भी स्टार्टअप तो स्टार्ट कर लेते हैं, उनके पास फंड्स होता है, स्टार्ट कर लेते हैं, और बाद में उनको हायरिंग उस तरीके की नहीं मिल पाती है। बच्चे जैसे रांची वाले टाउन में अगर आप जाओगे तो बच्चे उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनको उस लेवल की स्टडीज़ नहीं मिल पाती है कॉलेजेस और स्कूल्स में। तो ये चक्कर में उनको उस तरीके का एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास में जो है अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने खुद सबको ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी क्वालिटी थी अभी उनमें है। कहते हैं ना कि एक दिया अगर जल रही है, ठीक है, तो अगर 10 दिया को जलाएगी तो उसकी खुद की रोशनी खत्म नहीं होगी, बट वो 10 को जला सकती है, 100 को जला सकती है ना। तो उस तरीके से हमने अपने जितने भी अभी हमारे पास में एम्प्लॉयड हैं, सारे लोगों को हमने खुद ट्रेंड किया हुआ है। जीत, आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 सालों में आप पलक्सिस को एक विस्तृत लेवल पे कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? हाँ, मेरा ऐसा है बोल सकते हैं नेक्स्ट 2025 को लेकर के ही हम लोगों ने ये सोच रखा है कि एक वेस्ट इंडियाज़ का टॉप में अपनी नाम होगी, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं?
झारखंड एक बहुत अच्छा जगह है स्टार्टअप के लिए, स्पेशली अगर उनके अंदर वो क्वालिटी है तो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रॉ में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उनके ऊपर जो कॉस्टिंग आती है बड़े बड़े शहर में, अगर आप सिंपल किसी कॉलेज से बच्चे उठाओ तो मिनिमम 30 to 35,000 की कॉस्टिंग आती है एक बच्चे की, और जो कि झारखंड में आपको इजिली मिल जाएगा 3 to 5,000 में। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आपको अंदर वो क्वालिटी है कि आप उसको उस जगह लेके जा सकते हो, तब आप उस पे स्टार्टअप आराम से कर सकते हो। लोगों की कस्टमाइजेशन नीड्स को आप कैसे ध्यान में रखते हुए उनको फुलफिल कर पाते हैं? लोगों के कस्टमाइजेशन नीड पे हम लोग सेल्स का जो डेटा आता है उसी को हम लोग अपने पास रखते हैं और उसके ऊपर ही हम लोगों का वर्कआउट होता है। उसी के ऊपर वर्कआउट करके और कस्टमाइजेशन करके उसको डिलीवर करवाते हैं। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पास आइडियाज भरे पड़े होते हैं लेकिन कुछ पाथ नहीं दिखाई देता। तो वो अगर किसी आइडिया को लेकर अपने लिए या मतलब एक मास लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी स्टार्टअप को जनरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले ये है कि अगर वो किसी भी आइडियाज़ को लेकर मार्केट में आने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले वो उनके डूज तो लिख ही ले कि क्या क्या उनको करना है। अगर वो ऐसा आइडियाज़ सिर्फ देखो, होता क्या है कि आइडियाज़ तो आ जाते हैं बट एग्जीक्यूशन के समय में वो नहीं निकलते। जैसे अभी रिसेंट की हम बात एक बार कर सकते हैं कि एक डॉट, जैसे आप एस्ट्रोटॉक देखे होगे ऐप, है ना, तो एस्ट्रोटॉक जैसा ऐप एक अभी मार्केट में लाने के लिए सोच रहे हैं, द ट्रू टॉक। ओके, इसमें क्या होना है कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो किसी कॉलेज में जाने से पहले उस कॉलेज की जानकारी उनको चाहिए कि उसका कॉलेज का रिव्यू क्या है। तो वो द ट्रू टॉक पे कॉल करके बात कर ले और उस पर पता चल जाएगा उनको कि उस कॉलेज की रिव्यू क्या है। अगर किसी कंपनी में कोई स्विच कर रहे हैं, होता क्या है कि अभी भी जैसे हम सीमेंस में काम कर रखे हैं या न्यूसॉफ्ट पे काम कर रखे हैं या फिर और भी जो भी कंपनीज में हमारे लिंक्डइन अपडेटेड है, ठीक है, तो कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे से कनेक्टेड हैं, हमारे कनेक्शंस जो हैं, वो हम लोगों से उसी पे मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे कि भैया इस वाले कंपनी में आपने काम कर रखा है, उसकी वर्किंग कल्चर क्या है ना, तो उस पर मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप रियल फीडबैक दो, क्योंकि आपने काम किया है पहले। तो जो काम किया वो रियल फीडबैक दे सकता है, जो नहीं किया वो नहीं दे सकता, है ना। तो उसको लेकर करके उनको बहुत R&D करनी पड़ती है कि किन से पूछ, हाँ, ट्रू टॉक के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जीत, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।